अनुपात और समानुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब अनुपात किसे कहते हैं? अनुपात किन्हीं दो भौतिक राशियों में एक संबंध के अध्ययन को हम अनुपात कहेंगे। अर्थात अगर दो राशियां हैं, वो एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है, या पहली राशि दूसरे की कितनी गुना है, या दूसरी राशि पहले की कितनी गुना है, या कौन कितना एक दूसरे का भाग है, तो यह अध्ययन हम किससे करते हैं? अनुपात से करते हैं। और अनुपात का जो संकेत होता है वह दो बिंदुओं का होता है। जैसे अनुपात जो है हम दो बिंदुओं से प्रदर्शित करते हैं, या जैसे दो राशियां हैं A और B, अगर इनके बीच हमें अनुपात दिखाना है तो ये हो जाएगा या A/B या A अनुपाते B के, जहां की दो भौतिक राशियां हैं और कभी भी समान भौतिक राशियों में ही तुलना की जा सकती है। उनके मूल मात्रक जो है समान होने चाहिए। ठीक है। दूसरा है समान अनुपात। जब दो अनुपात समान हो तो उसे क्या कहेंगे? समानुपात, यानी प्रोपोर्शन। जैसे मान लीजिए A/B और C/D दोनों समान है, तो हम इसे इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ये कैसा चिन्ह है? समानुपात का। कैसा है? समानुपात का। और ये जो तुम्हारा चिन्ह है, ये वाला, ये किसका चिन्ह है? अनुपात का। अनुपात का। अब चूंकि A/B भी अनुपात प्रदर्शित करता है, भाग प्रदर्शित करता है, तो यहां भी ये चीजें हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? A/B। ठीक। और यहां क्या हो जाएगा? C/D। तो यानी कि ये अनुपात बराबर है और इसीलिए इसे समानुपात चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसे समान अनुपात या समानुपात या प्रोपोर्शन कहा जाता है। अब संयोजित अनुपात या कंपाउंड रेशियो। संयोजित अनुपात, इसे क्या कहेंगे? अगर A/B है और C/D है, तो इसका संयोजित अनुपात क्या होगा? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? A/B और C/D, इसका संयोजित अनुपात हो जाएगा आपका, देखिए AC/BD। क्या हो जाएगा? AC/BD। ये हमारा कंपाउंड रेशियो हो जाएगा A/B और C/D का। अब इसी तरह से दूसरा देखते हैं। अगर A/B, C/D और E/F है, तो ऐसी दशा में हमारा कंपाउंड रेशियो क्या हो जाएगा? ACE रेशियो BDF। क्या हो जाएगा? कि देखिए A/B, C/D, E/F, इसका कंपाउंड अनुपात क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ACE/BDF के। क्या हो जाएगा? ACE/BD,
एफ के। अब जैसे देखिए समानुपात, अगर दो अनुपात समान है तो उसे समानुपात कहा जाता है। जैसे ए अनुपाते बी और समानुपाते सी अनुपाते डी, तो ये क्या हो गया, समानुपात का चिन्ह हो गया। ठीक, अब इसको हम क्या कहते हैं कि यहां पर प्रथम पद ए है, ठीक, बी दूसरा पद है, बी दूसरा पद है, और सी जो है ये तीसरा पद, और डी क्या है, चौथा पद है। तो समानुपात इसी रूप में लिखा जाएगा। ये कौन सा पद है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा पद कहा जाएगा। अब प्रथम और चतुर्थ को, यानी पहले और चौथे को हम लोग क्या कहेंगे, चरम पद। क्या कहेंगे इसको, चरम पद। ये दोनों हैं चरम पद। ठीक, और दूसरे और तीसरे को क्या कहते हैं, मध्य पद। दूसरे और तीसरे को हम लोग क्या कहेंगे, मध्य पद कहेंगे। ये जो होता है ये मध्य पद कहलाता है। ठीक, अब देखिए जो बाहरी पद होता है, यानी जो चरम पद होता है, उनका गुणनफल और मध्य पद के गुणनफल बराबर होते हैं। मतलब कि ए और डी, ए इंटू डी बराबर है बी इंटू सी के। क्या होता है, ए इंटू डी बराबर है, ए इंटू डी बराबर है बी इंटू सी के। अर्थात बाहरी पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम लोग चतुर्थानुपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब देखिए, एक होता है तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात में क्या होता है, ए और बी का यक्ष तृतीय अनुपात होता है। जैसे तृतीय अनुपात देखिए, तृतीयानुपात। तृतीयानुपात में क्या होता है, ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते यक्स, बी अनुपाते यक्स। ये क्या है, तृतीय अनुपात है। ये क्या है, तृतीय अनुपात है। यहां ध्यान दीजिएगा, ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते यक्स, ये हमारा क्या हो गया, तृतीय अनुपात है। ए बी का यक्स तृतीय अनुपात, क्या, ए बी का यक्स तृतीय अनुपात हमारा ये है। ठीक, यानी ए बाई बी बराबर बी बाई यक्स की। अब आइए मध्यानुपात। मध्यानुपात किसे कहते हैं, ए और बी का मध्यानुपात। ए और बी का, ए और बी का मध्यानुपात।
तो ये होता है A रेशियो X समानुपाते X रेशियो B के, यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर AB के और x बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB के। ये हमारा A और B का मध्यानुपात है, तो इसको हमको ध्यान रखना है। इस पे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग पहले कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हम यक्स को तृतीयानुपात और मध्यानुपात इन्हीं दो में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसलिए इसको हमें बहुत ध्यान से इसको देख लेना है। अब दो चीजों पर हमको और क्लियर होना है। पहला सीधा समानुपात और दूसरा है व्युत्क्रम या उल्टा। जैसे कोई संख्या मान लीजिए a है, उसका व्युत्क्रम क्या हो जाता है 1/a। ठीक उसी तरह से सीधा समानुपात और व्युत्क्रम या उल्टा समानुपात इन्हीं दो में हमको ज्यादातर प्रश्नों में कंफ्यूजन होता है, जिससे हमारे सवाल फंसते हैं। अगर ये फंडा हमारा क्लियर रहेगा तो हम सवालों में नहीं फंसेंगे। अब सबसे पहले हम लोग सीधा समानुपात समझते हैं। सीधा मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन समानुपात। तो ये क्या होता है कि दो भौतिक राशियां हैं जिनमें एक के मान में अगर हम वृद्धि करें तो दूसरे में भी वृद्धि हो, या एक के मान में हम कमी करें, जैसे मान लीजिए A है और B है, इसमें अगर हम वृद्धि कर रहे हैं तो इसमें भी वृद्धि हो, इसमें अगर हम कमी कर रहे हैं तो इसमें भी कमी हो, तो इसको क्या कहेंगे सीधा समानुपात। और इसी जगह जब यहां क्या हो जाएगा इनवर्स यानी उल्टा या व्युत्क्रम। जब दो भौतिक राशियां हैं, एक में अगर हम कमी कर रहे हैं और इसमें वृद्धि हो रही है, या इसमें वृद्धि कर रहे हैं तो इसमें कमी हो रही है, तो ये संबंध क्या हो जाएगा व्युत्क्रम या उल्टा या इनवर्स समानुपात। तो इन्हीं जगह पर हमको ध्यान देना है। अब जैसे किसी कार्य पर अगर हम 5 व्यक्तियों को लगाते हैं, 5 कामगारों को लगाते हैं और हम 500 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो अब अगर संख्या बढ़ेगी 5 से 8 होगा, तो यह भी खर्च भी क्या होगा हमारा बढ़ेगा, यह भी बढ़ेगा। अगर ये बढ़ रहा है तो यह भी बढ़ेगा। अगर हम संख्या 5 से 3 कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो हमारा खर्च भी कम होगा। इसके सापेक्ष इसमें जो परिवर्तन हो रहा है एक ही दिशा में हो रहा है, सीधी दिशा में हो रहा है, इसलिए समानुपात होगा। अब इसी जगह व्युत्क्रम या उल्टा में क्या होगा, व्युत्क्रम या उल्टा में अगर किसी काम को करने के लिए 5 व्यक्ति लगाए जा रहे हैं और मान लीजिए कि आपका काम जो है 20 दिन में पूरा हो रहा है। अब अगर हम संख्या बढ़ाएंगे तो हमारा जो कार्य होगा वह जल्दी खत्म हो जाएगा, दिन की संख्या घट जाएगी। तो यहां पर देखिए ये तो बढ़ रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये हमारा घट रहा है। क्या हो रहा है 20 से कम हो रहा है, यानी ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा उल्टा संबंध हो जाएगा। जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा उल्टा संबंध हो जाएगा, यानी ये हमारा घट रहा है और ये हमारा बढ़ रहा है। एक दूसरे के व्युत्क्रम या उल्टा संबंध या इनवर्स रिलेशन इसको कहेंगे। तो ये बहुत सारे प्रश्नों में ये हमारी समझ का आधार होगा, जिसके आधार पर हम प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखिए
5 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। 5 दिन में काम खत्म करने के लिए कितने आदमी चाहिए? तो हम इसे किस तरह से हल करेंगे? पहले तो हम ये ध्यान देंगे कि क्या पूछ रहा है। जो पूछ रहा है उसको अंत में लिखते हैं और जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। फिर हम संबंध देखते हैं कि सीधा समानुपात है या उल्टा समानुपात है। तो यहां देखिए 5 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं, तो यहां आदमी हो जाएगा और दिन हो जाएगा। फिर अगला क्या कह रहा, 5 दिन में खत्म करने के लिए कितने आदमी चाहिए? तो इसका मतलब आदमी हमारा लास्ट में होगा। क्या होगा? आदमी हमारा लास्ट में लिखा जाएगा और इधर क्या लिखा जाएगा? दिन। ठीक, देखिए अब कह रहा है कि 5 आदमी लगे हैं और कार्य कितने दिनों में हो रहा है? 10 दिनों में। अब 5 दिन में हमको कार्य करना है तो आदमी कितने लगने हैं? ये हम मान लेते हैं x। और जो ये तीर होता है इसको हम पहले हमेशा नीचे की तरफ ही लगाते हैं और फिर इसका संबंध देख करके इसमें तीर तय करते हैं। देखिए 10 दिन में काम हो रहा है तो 5 आदमी लग रहे हैं। 5 दिन में काम होना है तो कम आदमी लगेंगे कि ज्यादा? चूंकि दिन घट रहा है तो निश्चित रूप से आदमी ज्यादा लगेंगे। ये देखिए 10 से 5 हो रहा है, यानी यहां संबंध घट रहा है और यहां संबंध बढ़ रहा है, यानी उल्टा संबंध है, यानी व्युत्क्रम संबंध है। इसलिए तीर के जस्ट ऊपर ये हमारा तीर होगा। अब जो जिधर तीर होता है वो ऊपर रहता है और जिधर पुंछ होता है वो नीचे रहता है। तो हम क्या लिखते हैं इसको? x/5 बराबर हो जाएगा 10/5। 10/5 क्या हो जाएगा? 10/5। यहां देखिए ये क्या हो जाएगा? x/5 बराबर हो जाएगा 10/5। इसको जब हम हल करेंगे तो यहां से तिरछा गुणा हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10 गुणे 5/5, यानी 5 से 5 कट गया और ये आ गया 10, यानी आदमियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है, तो देखिए यहां तीर लगाने में भी सबसे बड़ा ध्यान देना है कि पहले हम इसको जिधर जो मानते हैं इस तरह से तीर लगा देते हैं, फिर इस तीर को हम डिसाइड करते हैं, उस हिसाब से फिर इसका हम हल प्राप्त करते हैं। अब देखिए एक सवाल हम लेते हैं। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 आदमी एक कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं, तो 3 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहां पूछ क्या रहा है? दिन, इसलिए हम लोग दिन को लिख रहे हैं लास्ट में। कहा क्या रहा है? 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 आदमी हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 5 दिनों में। ठीक, फिर कह रहा है 3 घंटे प्रतिदिन काम करके, कितना? 3 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 आदमी, कितने आदमी? 10 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहां हम क्या करेंगे? दिन नहीं पता है तो इसको x मान लेंगे और यहां ये तीर हम खींच देंगे। अब हम इसको भूल जाएंगे, केवल इसको और इसको देखेंगे और यह सीधा समानुपात है या व्युत्क्रम समानुपात है, इस पर अध्ययन करेंगे। देखिए 8 घंटे अगर काम हो रहा है पर डे तो 5 दिन ले रहा है। अगर 3 घंटे प्रतिदिन काम होगा तो इसमें कितना दिन लगेगा? ज्यादा दिन लगेगा कि कम दिन लगेगा? इसमें ज्यादा दिन लगेगा,
यानी ये दिन बढ़ रहा है और ये घट रहा है। 8 घंटे से 3 घंटे हो रहा है और ये बढ़ रहा है, यानी उल्टा संबंध है। तो हम क्या करेंगे, तीर को उल्टा कर देंगे। अब देखिए, अब इसको भूल जाइए, आदमी और दिन में लीजिए। जब 6 आदमी हैं तो 5 दिन काम हो रहा है, और 10 आदमी होंगे तो क्या होगा, दिन जो है निश्चित रूप से कम हो जाएगा। 6 आदमी 5 दिन कर रहे हैं तो 10 आदमी कम दिन करेंगे, यानी ये कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है। तो यहां भी क्या हो जाएगा, उल्टा चिन्ह हो जाएगा। अब इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहली चीज x/5 ये हो जाएगा बराबर 8/3, जो जिधर तीर रहता है वो ऊपर रहेगा, 8/3 गुणे 6/10, 6/10, यानी x बराबर जो होगा हमारा, x बराबर हो जाएगा 8/3 गुणे 6/10 गुणे 5, यानी 3 दूना 6, 5 दूना 10, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कि 8 दिन। तो ये हमको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम तीर लगाते समय पहली चीज जिसमें लगा रहे हैं उसी को, जैसे जब इसका देख रहे थे तो इसको हम भूल गए, जब इसका देख रहे थे तो इसको हम भूल गए, और तीर लगाने में ही हमको ध्यान देना है।